Good morning, everyone. Welcome to our second lecture in our lecture series for of Companies Act for SEBI Grade A. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स. दिस इज़ फ्रॉम सेक्शन नंबर 43 टू सेक्शन नंबर 72. तो स्टार्ट करते हैं. ये लेक्चर हम दो पार्ट में कवर करेंगे. पहला पार्ट है. सेकंड पार्ट आप भी 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 43 से. तो सेक्शन नंबर 43 इज़ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. पहला है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है उन शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स ऑफ द कंपनी भी कहते हैं. तो अब ओनर है तो उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी होगी. तो डिसीजन मेकिंग पावर है तो मतलब वो वोटिंग राइट्स है, और कंपनी के केस में वो वोटिंग राइट है, डिसीजन मेकिंग पावर. और जो ओनर है उसकी इनकम कंपनी के इनकम में डिपेंड करती है. अगर कंपनी की इनकम ज़्यादा हुई तो उसको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, अगर कंपनी की इनकम कम हुई तो उसको डिविडेंड कम मिलेगा. तो इन लोगों का इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं होता. पहला वोटिंग पावर होती है, दूसरा डिविडेंड फिक्स नहीं होता. तीसरा, अब कोई भी कंपनी ऐसा तो नहीं है बस कैपिटल है और लोन भी लेती है, अनसिक्योर्ड लोन भी लेती है, सिक्योर्ड लोन भी लेती है, और दूसरों बाहर से भी पैसा लेती है. तो ऐसे केस में जब वाइंडिंग अप हो रही होती है तो ओनर का जो पैसा है वो सबसे लास्ट में दिया जाता है. तो ओनर का पैसा मतलब सबसे लास्ट में दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा सबसे लास्ट में मिलता है, ओनर्स को सबसे लास्ट में मिलता है. तो फिर ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल. अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है. प्रेफरेंस जैसा इसका नाम बताया, इसको प्रेफरेंस होती है दो चीज़ में. पहला, डिविडेंड के केस में इनका डिविडेंड फिक्स होता है, इनका डिविडेंड रेट फिक्स होगा, अमाउंट फिक्स होगा. दूसरा, जब कंपनी क्लोज हो रही होती है तब इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पैसा मिलता है. सबसे पहले पैसा नहीं मिलता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पैसा मिलता है. और उनके पास जनरली वोटिंग राइट्स नहीं होती. यहाँ पे मैं जनरली यूज़ कर रहा हूँ, आगे इसको डिटेल में समझाऊंगा. बस आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि जनरली इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते. ठीक है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अब एक और पॉइंट है इक्विटी शेयर कैपिटल में काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई कंपनी चाहे तो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स भी इशू कर सकती है. अब डिफरेंशियल राइट्स मतलब क्या हुआ. अब मान लो कोई कंपनी है, वो दो क्लास के शेयर इशू करती है, पहला ए, दूसरा बी. जनरली हम सोचते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि एक शेयर के साथ एक वोटिंग पावर आएगी, एक शेयर्स के साथ एक वोटिंग पावर आएगी. पर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ये करे कि जो बी दूसरे क्लास के शेयर इशू करे, उसको बी कहते हैं. तो बी क्लास के शेयर्स को दो शेयर के सामने एक वोटिंग पावर आएगी, या फिर 3 शेयर्स के सामने एक वोटिंग पावर आएगी. तो कंपनी चाहे तो ऐसा भी कर सकती है. तो यहाँ पे ये आ गया हमें समझ में. डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स भी इशू कर सकती है. और इसमें एक और पॉइंट है, जो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स हैं वो 74% से ज़्यादा नहीं हो सकते. 74% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, 24% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकते डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 44 में. तो सेक्शन नंबर 44 एक लाइन का सेक्शन है. इसमें कंपनी लॉ ने बस इतना कहा है कि जो भी शेयर्स या डिबेंचर्स आप इशू करो वो मूवेबल और ट्रांसफरेबल होने चाहिए. बस इतना सा है कि मूवेबल होने चाहिए और ट्रांसफरेबल होने चाहिए. अगर आज राम के पास है तो कल किसी और के पास भी जा सकते हो. बस इतना मूवेबल और ट्रांसफरेबल होने चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस सेक्शन में. और वैसे ही सेक्शन नंबर 45 है, ये बहुत सिंपल सा सेक्शन है कि जो भी शेयर आप इशू करो उसको एक डिस्टिंक्टिव नंबर दे दो, मतलब सारे शेयर्स की आप नंबरिंग कर दो. बस इतना सा है सेक्शन नंबर 44 में कहा है.
कि शेयर्स और डिबेंचर्स मूवेबल और ट्रांसफरेबल होने चाहिए। सेक्शन 45 में कंपनी एक्ट ने कहा है कि जो भी शेयर आप इशू करो उसको आप डिस्टिंक्टिव नंबर दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 46 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 46 हमारी बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स की। तो इसमें 4-5 पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बताता है कंपनी का एक्ट सेक्शन नंबर 46 में। तो पहली बात तो जो कंपनी एक्ट कहता है कि शेयर सर्टिफिकेट से ही ओनरशिप का पता चलेगा, शेयर की ओनरशिप का शेयर सर्टिफिकेट से पता चलेगा। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो, आप मोबाइल लेते हो तो कैसे पता चलता है कि आपका मोबाइल है? इनवॉइस से पता चलता है ना, बिल से पता चलता है, बिल में आपका नाम लिखा होता है तो आपका मोबाइल है। तो वैसे ही शेयर्स के केस में जिसका भी नाम शेयर सर्टिफिकेट में होगा वो उस शेयर का ओनर होगा। तो पहला पॉइंट, शेयर सर्टिफिकेट से ओनरशिप का पता चलेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या कहा है इसमें कि जो भी सर्टिफिकेट इशू हो उसमें 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, और नहीं तो एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए। या कंपनी लॉ ये कहता है शेयर सर्टिफिकेट में आप या फिर 2 डायरेक्टर का साइन करवा लो, नहीं तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन करवा लो, तभी वो वैलिड शेयर होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे में आते हैं। तीसरे में कंपनी एक्ट क्या कहता है कि डुप्लीकेट शेयर की बात करता है। मान लो अगर किसी शेयर होल्डर का शेयर खो गया या कट फट गया, तो खो गया तो अब क्या करे वो? तो उस केस में वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा और कंपनी उसे डुप्लीकेट शेयर इशू करके देगी। और मान लो बस थोड़ा बहुत कटा फटा है या ख़राब हो गया है पर है अभी भी, तो उस केस में वो शेयर होल्डर है वो अपना वो फटा वाला शेयर कंपनी के पास लेके जाएगा। कंपनी उसका वो फटा वाला शेयर ले लेगी और उसको एक डुप्लीकेट शेयर इशू कर देगी। ठीक है, इतना सा है। और जो भी ये कंपनी डुप्लीकेट शेयर इशू करेगी उसकी एंट्री कर देगी कहाँ? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। जितने भी कंपनी डुप्लीकेट शेयर्स इशू करेगी उसकी कंपनी एंट्री कर देगी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो इतना, ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। चौथे में आते हैं। अब यहाँ पे तो अभी तक तो हमने बात करी, मतलब पेपर शेयर्स के केस में बात करी ना, कट फटेगा या खोएगा, पेपर शेयर ठीक होता है। लेकिन जब डिपॉजिटरी के पास है शेयर्स तो हमको डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड से ही पता चलेगा कि शेयर का ओनर कौन है। ठीक है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में शेयर सर्टिफिकेट से पता चलेगा, अगर डिपॉजिटरी के पास है शेयर तो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया चौथा पॉइंट। अब इस सेक्शन में पेनल्टी भी है। कितनी पेनल्टी है? पहले तो कंपनी को पेनल्टी है अगर वो डुप्लीकेट शेयर इशू करती है फ्रॉड के इंटेंशन से। पहले ऐसा होता था, पेयर खासकर जब डीमैटेरियलाइज फॉर्म में नहीं होते थे शेयर, तो कंपनी क्या डुप्लीकेट शेयर इशू कर देती थी। एक शेयर्स तो वो मार्केट में बेच देगी, दूसरे शेयर्स वो उसी शेयर्स की कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बैंक में जमा करके वहाँ उससे लोन ले लेगी। तो ऐसे फ्रॉड बहुत होते थे। अभी तो कम हो गए, अभी तो डीमैट में आ गया है तो अभी कम होते हैं, पर फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपनी अगर फ्रॉड के केस इंटेंशन से अगर डुप्लीकेट शेयर इशू करती है तो उसको 5 to 10 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, इतनी पेनल्टी हो सकती है। कितनी? 5 to 10 टाइम्स। और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को क्या पनिशमेंट होगी? वो लायबल होगा सेक्शन 447 के अंदर, सेक्शन 447 के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था? पहला तो शेयर सर्टिफिकेट टाइटल डॉक्यूमेंट है। दूसरा, 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, नहीं तो एक डायरेक्टर का साइन होना चाहिए और एक कंपनी सेक्रेटरी का। ठीक है, तीसरा पॉइंट था डुप्लीकेट शेयर के बारे में। अगर खो गया है तो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा, कंपनी उसे डुप्लीकेट शेयर इशू करेगी। अगर कटा फटा है बस तो कंपनी को अपना वो म्यूटिलेटेड शेयर डिपॉजिट सरेंडर करेगा और कंपनी उसे डुप्लीकेट शेयर इशू करेगी। और जो भी कंपनी डुप्लीकेट शेयर इशू करेगी उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख देगी। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिटरी के केस में बताया था कि डिपॉजिटरी के केस में डिपॉजिटरी का रिकॉर्ड से ही पता चलेगा कौन बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? पनिशमेंट 5 to 10 टाइम्स। और ऑफिसर के केस में सेक्शन नंबर 447। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 सेक्शन। आगे बढ़ते हैं
सेक्शन नंबर 47 में। अब यहाँ पे कंपनी ने बताया कि वोटिंग राइट्स क्या होंगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स की तो बहुत इजी है कि मैटर्स में वो सारे मैटर्स में उनको पास वोटिंग पावर है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देख लेते हैं। पहला तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए दो ही मैटर इंपॉर्टेंट है, उनका डिविडेंड और वाइंडिंग अप के टाइम पे उनकी कैपिटल पहले रिटर्न होनी चाहिए। ये दो मैटर से ही उनको फ़र्क पड़ता है, तो उनकी वोटिंग राइट्स भी इन दो मैटर तक ही कंसाइज हैं। इन दो मैटर में ही वो जा बोलेंगे, या फिर जब उनके डिविडेंड की बात आ रही हो तब उनके पास वोटिंग पावर है। जब कंपनी क्लोज हो रही हो वाइंडिंग अप के टाइम, उस टाइम भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर है। ठीक है, इन दो केस में तो है। और मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल से उनका डिविडेंड नहीं दे रही, 2 साल या उससे ज़्यादा से पीरियड हो गया उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास सारे मैटर्स में वोट करने का राइट है। कंपनी एक्ट ये कहता है अगर आप सही से चला रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स सही से कंपनी चला रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे रहे हैं टाइमली, तब तो ठीक है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पर अगर आप कंपनी सही से चला नहीं रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे नहीं रहे हो, 2 साल हो गया, उस 2 साल से भी ज़्यादा हो गया, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 47 यहीं पे ख़त्म हो गया, 48 पे चलते हैं। 48 अच्छा सेक्शन है, थोड़ा लेंदी भी है, देखते हैं इसको। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स के बारे में बात करता है। अगर किसी कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी करने हैं, कुछ कोई चेंजेस लाने हैं, तो कैसे ला सकती है कंपनी, वो इस सेक्शन में बताया है। तो कैसे ला सकती है, 3/4 शेयर होल्डर का कंसेंट होगा तभी वोटिंग राइट्स में वेरिएशन आ सकता है। ये है पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट कंपनी एक्ट ने क्या कहा है कि पहले आप लेकिन चेक कर लो कि कंपनी एक्ट कहती है पहले आप चेक कर लो अगर आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ कंपनी में है कि आप चेंज कर सकते हो, या फिर कहीं ऐसा मेंशन तो नहीं है कि जो है आप चेंज नहीं कर सकते। पहला तो पॉइंट है, अगर आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हाँ वोटिंग राइट्स चेंज हो सकते हैं, तब चेंज हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो है प्रोहिबिटेड है, तब भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब एक केस ही है जिस केस में आप नहीं चेंज कर सकते, अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखा हो कि आप चेंज नहीं कर सकते, तभी आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कहती है कि चेंज कर सकते हो तब तो आप कर ही सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं कहती है तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि जो है कर सकते हैं नहीं कर सकते, कंपनी ने ये चेक कर लिया कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब कर सकते हो तो कैसे करेंगे, 3/4 का होल्डर्स का वो लेंगे, कंसेंट लेंगे। अब मान लो 2 क्लास के शेयर हैं, ए और बी, ठीक है। अब इनके राइट्स ये 40% से 60% कर रहे हैं वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो बी के ऑटोमेटिकली 60% से 40% हो जाएंगे। तो मतलब ए के शेयर वोटिंग राइट्स में वेरिएशन करने से बी के वोटिंग राइट्स भी वेरी कर रहे हैं ना। ए के राइट्स आप बढ़ा रहे हो तो बी के कम हो जाएंगे। तो उस केस में कंपनी एक्ट ऐसा कहता है कि अगर 1 क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी करने से किसी दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी हो रहे हैं, तो आपको उस दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। उस दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ए का तो लेना ही है, ए के 3/4 शेयर होल्डर्स को तो एग्री करवाना ही है, लेकिन बी के भी 3/4 शेयर होल्डर्स को भी एग्री करवाना है, क्योंकि बी के राइट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक, अब मान लो चलो कंपनी ने ए के शेयर होल्डर से भी अप्रूवल ले लिया और बी के में से भी ले लिया, पर फिर भी अभी कई ऐसे शेयर होल्डर्स हैं कि जो एग्री नहीं करते, उनको लगता है कि जो नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है।
तो उस केस में कंपनी एक्ट कहता है अगर कंपनी के 10 या 10 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स कंसेंट नहीं करते और उनको ऐसा लगता है कि जो उनके साथ मिस ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, तो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। वो ट्रिब्यूनल के पास अगर जाते हैं, वो 10% या 10% से ज़्यादा जितने भी, अगर वो ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं तो जो वेरिएशन अप्रूव करवाया है ना कंपनी ने, वो अप्लाई नहीं होगा, तब अफेक्ट में नहीं आएगा तब तक जब तक ट्रिब्यूनल कोई डिसीज़न नहीं ले लेता। अगर मान लो ट्रिब्यूनल डिसीज़न लेता है कैंसिल करने का तो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ट्रिब्यूनल अप्रूव कर देता है तो अप्रूव हो जाएगा, मतलब ट्रिब्यूनल का डिसीज़न फाइनल होगा। ठीक है, यहाँ पे इतना था। और जो भी ट्रिब्यूनल का डिसीज़न आएगा उसको कंपनी को फाइल करना है 30 डेज़ के अंदर। और यहाँ पेनल्टी भी है, कंपनी को है 50,000 से लेकर 5 लाख तक, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को है 25,000 से 5 लाख तक। समझ में आया? एक और बार रिपीट कर देते हैं, पढ़ लेते हैं इस सेक्शन को, अच्छा है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है। द राइट्स अटैच टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास मे बी वेरीड विथ कंसेंट ऑफ 3/4 होल्डर ऑफ दैट क्लास, मतलब 3/4 शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है? वेरिएशन इज परमिटेड ओनली इफ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सच वेरिएशन इज कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। आर्टिकल और मेमोरेंडम में ये लिखा होना चाहिए कि हाँ वेरी कर सकते हैं। और इफ़ सच वेरिएशन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑफ दैट क्लास, मतलब मान लो आप बी क्लास के शेयर्स के राइट्स वेरी करना चाह रहे हो, लेकिन जब आपने इशू किया था तो आपने लिखा था कि नहीं वेरी कर सकते, तो उस केस में भी आप वेरी नहीं कर सकते। ठीक है, जब अगर ये नहीं लिखा था कि आप वेरी नहीं कर सकते, अगर लिखा था वेरी कर सकते हो तब तो कर ही सकते थे। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तब भी आप वेरी कर सकते हो, बस ये नहीं लिखा होना चाहिए कि नहीं वेरी कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है? इफ़ वेरिएशन बाय वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स अफेक्ट द राइट्स ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ सच अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स शैल ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। मतलब एक क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी करने से अगर दूसरे क्लास के शेयर होल्डर्स का राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो दोनों का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं 4th पॉइंट में। इफ़ 10% और मोर होल्डर्स डिड नॉट कंसेंट टू सच वेरिएशन, they may apply to tribunal to have the variation cancelled, and the variation shall not have effect unless and until it is confirmed by the tribunal। जब तक ट्रिब्यूनल कंफर्म नहीं करता तब तक अफेक्ट नहीं होगा, वो वेरिएशन का अफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर्स, द कंपनी शैल फाइल अ कॉपी देयर ऑफ विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। जो भी ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा और कंपनी को वो डिसीजन 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रार में फ़ाइल करना है। और पेनल्टी है 5th पॉइंट में, पेनल्टी कंपनी को कितनी है? 50,000 से 5 लाख, और ऑफिसर को है 25,000 से 5 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49 भी एक लाइन का सेक्शन है। इसमें कंपनी एक्ट ये कहता है कि कोई भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स से अगर आप कॉल कर रहे हो कैपिटल तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मान लो ए क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, ए क्लास के 100 शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर आप 2 रुपये कॉल कर रहे हो तो सबसे 2 रुपये कॉल करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 50 से तो आपने 3 कर लिए और दूसरे 50 से आप 1 कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर से आप कॉल को कर रहे हो तो सबको यूनिफॉर्मली कॉल करना पड़ेगा सबको, या फिर आप सबसे 2 रुपये मंगवा लो या फिर सबसे आप 3 ही मंगवा लो, ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते। इतना ही है इस सेक्शन में। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 50 में। सेक्शन ऑफ नंबर 50 क्या है?
कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल ऑल्दो नॉट कॉल्ड अप। अब मान लो कोई है जो बहुत अमीर है, वो अनकॉल्ड कैपिटल को भी पे करना चाहता है कि जितना भी कंपनी उसको कॉल कर सकती है पूरा वो दे दे, भले कंपनी ने कॉल भी नहीं किया, पर वो चाहता है कि मैं दे ही दूँ कंपनी को पैसा। तो उस केस में कंपनी एक्ट कहता है कि अगर कंपनी का आर्टिकल परमिट करता है तो जो शेयर होल्डर्स पैसा दे रहा है तो कंपनी एक्सेप्ट कर ले। अब कंपनी एक्सेप्ट तो कर ले, लेकिन कंपनी ने अभी कॉल तो किया नहीं है, तो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन उस शेयर्स पे कंपनी राइट्स नहीं दे सकती, वोटिंग राइट उसके नहीं बढ़ेंगे। उसने तो अपनी मर्ज़ी से दिया है पैसा, कंपनी ने तो अभी मांगा नहीं था, तो उसने अपनी मर्ज़ी से दिया था, तो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कंपनी उसको वोटिंग राइट नहीं देगी। ठीक ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। अ कंपनी मे इफ सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन एनी शेयर held by him even if no part of that amount has been called up। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? However, the shareholder shall not be entitled to any voting rights in respect of the amount paid by him until the amount has been called up। जब तक कंपनी उस अमाउंट को कॉल नहीं कर लेती तब तक उस अमाउंट पे उस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इतना सही है सेक्शन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 50 की तरफ, सॉरी 51। 51 भी सिंगल लाइन सेक्शन है कि अगर कंपनी को डिविडेंड देना है तो डिविडेंड दे सकती है, और किस प्रोपोर्शन में देगी? पेड अप शेयर कैपिटल ऑन ईच शेयर, उसके प्रोपोर्शन में देगी। इफ़ अ कंपनी में इफ़ ऑथराइज बाय इट आर्टिकल पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर, इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। इतना सही है, मतलब ये कहना चाह रहा है अगर कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है तो वो दे सकती है। 51 इतना ही है। आगे चलते हैं 52 में। 52 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब कई केस में ऐसा होता है कि कई शेयर्स की बहुत हाई डिमांड होती है, तो वो शेयर्स प्रीमियम में भी ले लेते हैं लोग, महंगे में भी ले लेते हैं। तो अब जो महंगे में मिलता है, जो कंपनी का महंगे में गया बिका शेयर्स, तो जो प्रीमियम रिसीव हुआ कंपनी को, तो पहला तो कंपनी एक्ट ये कहता है कि जो आपको प्रीमियम रिसीव्ड हुआ वो आप अलग एक अकाउंट बनाओ और उसमें रख लो। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, पैसा वो अलग रखना है। कहाँ रखना है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखना है। अब वो उस पैसे को यूज़ कैसे करेगी कंपनी? तो यूज़ करने के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं कंपनी एक्ट ने। पहला तो ऑप्शन दिया है कि कंपनी एक्ट ने कि पहले तो या फिर आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर दो मेंबर्स को। तो पहला ऑप्शन तो है कि बोनस शेयर इशू कर दो मेंबर को। दूसरा ऑप्शन है कि राइट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। मान लो कंपनी को ने कोई इशू निकाला था शेयर्स का या डिबेंचर्स का, उसमें जो कंपनी का खर्चा हुआ है तो वो कंपनी यहाँ से पे कर सकती है। पहले तो बोनस इशू कर सकती है, ये एक्सपेंस पे कर सकती है, और तीसरा है कंपनी बायबैक कर सकती है। तो इन 3 चीज़ों के लिए ही सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से खर्चा कर सकती है। ठीक है, इतना था सेक्शन नंबर 52। 53 की तरफ चलते हैं। 53 है हमारा कि प्रोहिबिशन ऑफ ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। कंपनी प्रीमियम में तो शेयर इशू कर सकती है पर डिस्काउंट में नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू करती है तो वो वॉइड होगा, और कंपनी को और पर्सन इन डिफ़ॉल्ट को पेनल्टी लगेगी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक। तो पहला तो पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर करती है तो उसको वो शेयर्स वॉइड होंगे, और कंपनी और जो पर्सन इन डिफ़ॉल्ट है
उसको 1 लाख से 5 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। इस सेक्शन का एक एक्सेप्शन है ईसॉप। यहाँ पे आप बस ये एक्सेप्शन का नाम याद रख लीजिए, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, आगे के सेक्शन में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी यहाँ पे इसका नाम ही याद रख लीजिए। ठीक है, सरल सा सेक्शन है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 54 में, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो है 53 में पढ़ा था कि जो है कंपनी डिस्काउंट में नहीं कर सकती, और ये वाला सेक्शन में कंपनी कहती है आप एक केस में डिस्काउंट में कर सकते हो, अगर जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो आप स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, ये कोई बात नहीं। अब कंपनी पहले स्वेट इक्विटी शेयर इशू किसको करती है? कोई कंपनी का एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंपनी को वैल्यू एडिशन किया है उसने कंपनी की वैल्यू में, मतलब कोई पेटेंट या कोई नई डिस्कवरी करी है जिससे कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ, या फिर कंपनी की ग्रोथ में बहुत हेल्प करी, कोई नए बहुत बड़े बड़े क्लाइंट ले आया, तो ऐसे कंपनी को, ऐसे एम्प्लॉय या डायरेक्टर को रिटेन करने के लिए या फिर उनको और इंसेंटिव देने के लिए कंपनी उनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। तो कंपनी जनरली क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स भी दे देते हैं ताकि जो है उन एम्प्लॉय को भी ऐसा हो जाए कि कंपनी बढ़ेगी तो हमारे शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो वो और मेहनत करें कंपनी के लिए। तो उन केसेस में कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, और ऐसे इक्विटी शेयर्स कंपनी डिस्काउंट में भी दे सकती है। ठीक है, तो ये किसको इशू होंगे? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड। ठीक है, अब इसमें क्या है, लेकिन कंपनी एक्ट ने लिमिट लगा दी है कि आप, ऐसा नहीं है कि कितने भी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर लो, उसमें लिमिट है। पहले तो आप एक साल में 15% से ज़्यादा या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा, जो भी हायर है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और कभी भी आपके स्वेट इक्विटी शेयर 25% ऑफ द शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक साल की लिमिट है 15% या 5 करोड़, जो भी ज़्यादा है, और हमेशा की ऑल टाइम लिमिट है 25%। लेकिन जो 25% वाला क्लॉज है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, स्टार्टअप के केस में वो 50% तक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था इस सेक्शन में? पहले तो ये सेक्शन एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 53 का। दूसरा, कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को वैल्यू एडिशन के लिए स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। किसको कर सकती है? परमानेंट एम्प्लॉय को या फिर उसके सब्सिडरी के परमानेंट एम्प्लॉय को वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड। और इसमें लिमिट कितनी है? एक साल की लिमिट है 15% या 5 करोड़, जो भी ज़्यादा है, और ऑल टाइम लिमिट है 25% ऑफ शेयर कैपिटल। स्टार्टअप के केस में एक्सेप्शन है, वो वहाँ वो 50% तक जा सकते हैं, वो 50% तक जा सकते हैं। यही है, ये 2-4 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है MCQ के लिए। 15%, 5 करोड़, 25%, 50%, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने सेबी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 55। अब यहाँ पे कंपनी एक्ट बात करता है प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स इशू कैसे करना है, उसको रिडीम कैसे होगा, या फिर कंपनी के अगर पास पैसा नहीं है तो उन केसेस में कंपनी कैसे रिडीम कर सकती है, क्या क्या ऑप्शन है, वो इस सेक्शन में बात करी है। तो पहला तो वही कंपनी इशू कर सकती है जिसका आर्टिकल ऑथराइज करता हो और वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवा ले प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने का। और तीसरी कंडीशन है कि कंपनी ने अपने पहले जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं उनके पेमेंट, डिविडेंड के पेमेंट में या रिडम्पशन में डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? आर्टिकल में होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए कि हाँ आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। दूसरा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन कि आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए जो आपने पहले प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे उसके डिविडेंड पेमेंट में
या रिडेम्पशन में आपको आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब फुलफ़िल होंगी तब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, अब इशू कर दिए, उसको रिडीम कैसे करेगा? तो पहले तो कंपनी एक्ट कहता है कि जो है आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। मतलब कोई ना कोई उसकी लिमिट होगी। 10 साल बाद रिडीम होंगे, 15 साल बाद होंगे या 20 साल बाद होंगे। आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। दूसरा कि जो है आप 20 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं रख सकते। 20 साल में आपको रिडीम करने ही होंगे। इसका एक एक्सेप्शन है कि आप मैक्सिमम 30 इयर्स जा सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सेप्शन होता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो होती हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं, बुलेट ट्रेन के में होती हैं। तो ये प्रोजेक्ट मटेरियलाइज होने में कभी कभी ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो कंपनी लॉ इनको एक्सेप्शन देता है कि आप 30 साल में कर लो, लेकिन आपको 20 साल के बाद हर साल 10% रिडम्पशन करना पड़ेगा। जो भी प्रेफरेंस शेयर हैं 10% हर साल 10% करना पड़ेगा 30 साल तक। तो हर साल 10-10% करेंगे तो 30 साल के बाद 100% रिडम्पशन हो जाएगा, सारे प्रेफरेंस शेयर ख़त्म हो जाएंगे। तो 30 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको 20 साल के बाद हर साल 10-10% रिडम्पशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ये भी पता चल गया। अब चौथा पॉइंट कंपनी एक्ट क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करोगे, कैसे करोगे? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से, या फिर फ्रेश इशू की प्रोसीड से, या फिर आप कंपनी का प्रॉफिट अगर है तो प्रॉफिट से कर लो, अगर प्रॉफिट से नहीं कर सकते तो फ्रेश इशू कर लो। उससे जो पैसा है उससे ये प्रेफरेंस शेयर्स वो रिडीम कर दो। तो ऐसे कर सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये दो है। और जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेगी तो जो इन प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू या नॉमिनल अमाउंट जितना भी होगा वो एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालेगी। A sum equals to the nominal value of the shares to be redeemed to be transferred to capital redemption reserve account। ठीक है, उन शेयर्स की फेस वैल्यू जितना अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कंपनी डालेगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब सही हो रहा था, ये तो ठीक है, इजी पॉइंट्स हैं। अब ये फाइनल में आते हैं। अब कोई ऐसा केस है कि कंपनी रिडीम नहीं कर सकती, नहीं है उसके पास इतना प्रॉफिट कि वो रिडीम कर दे, और तो उस केस में क्या होगा? कंपनी एक्ट क्या कहती है? उस केस में अगर कंपनी रिडीम करने की पोजीशन में नहीं है तो 3/4 शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले। 3/4 शेयर होल्डर का अप्रूवल ले, उसके बाद ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल ले कि जो है वो ट्रिब्यूनल का अप्रूवल ले कि जो है प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके हम रिडीम कर दे पुराने वाले। अब पहले भी जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके रिडीम कर रहे थे, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल नहीं चाहिए था। पर ये लोग क्या है, ये लोग बस जो अमाउंट था उसका ही उतने अमाउंट का ही फ्रेश इशू निकाल रहे थे। अब चौथे केस में क्या है, अब ये लोग डिफ़ॉल्टिंग कंपनी है। मान लो इन्होंने 100 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, ठीक है, उसमें 15 करोड़ का ब्याज लग गया। अब कंपनी दे नहीं पा रही है, तो इस केस में कंपनी एक्ट ये कहता है कि अगर आपके शेयर होल्डर्स कंसेंट करते हैं और ट्रिब्यूनल अप्रूव करता है तो आप 115 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो फ्रेश, और इससे पहले वाले रिडीम कर लो। तो फ्रेश 115 करोड़ के करेंगे और वो शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो अगर आप ऐसे भी कर देते हो तो उन शेयर्स को रिडीम
मान लिया जाएगा। अब मान लो कि जो है आप ऐसा कंपनी ये ले लेती है कि जो है 3/4 शेयर होल्डर से कंसेंट भी ले लेती है, ट्रिब्यूनल से अप्रूवल भी ले लेती है, और बट अभी भी कुछ शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं नहीं, अब हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें इसके प्रेफरेंस शेयर्स नहीं चाहिए, ये कंपनी एक बार डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, अब बाद में भी करेगी, हम हर बार बस शेयर्स ही नहीं लेंगे, हमें इस बार ही आउट होना है, हमें पैसा ही दो। तो उन शेयर होल्डर्स को कंपनी को पैसा ही देना पड़ेगा। बाकियों को तो वो शेयर्स इशू कर दे, लेकिन जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा ही देना पड़ेगा। तो पहले तो कंपनी कैसे रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन। कंपनी को पहले 3 कंडीशन चेक करनी है प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने से पहले। कौन कौन सी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तीसरा उस कंपनी ने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी कंपनी इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर। दूसरा पॉइंट का क्या था? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती कंपनी। ठीक है। तीसरा क्या था? तीसरा था कि 20 ईयर्स से ज़्यादा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में 30 ईयर्स से ज़्यादा रिडम्पशन पीरियड नहीं होगा, इसके अंदर ही रिडीम करना है। चौथा पॉइंट था प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट क्या था कि कंपनी जो भी रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट शैल ट्रांसफर एन अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर टू बी रिडीम्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अब पांचवा केस किसके लिए है? डिफ़ॉल्टिंग कंपनी के लिए है। डिफ़ॉल्टिंग कंपनी के लिए है। तो इसमें क्या है? वन अ कंपनी इज़ नॉट इन पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर्स और टू पे डिविडेंड, it may with the consent of the shareholders of 3/4 in value of such preference shares and with approval of the tribunal issue further redeemable preference shares equal to the amount due including the dividend thereon in respect of the unredeemable preference shares, and on the issue of such further redeemable preference shares the irredeemable preference shares shall be deemed to be have been redeemed। मतलब उन irredeemable preference shares को redeemed मान लिया जाएगा। ठीक है। थोड़ा टफ सेक्शन है पर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 56 में। सेक्शन नंबर 56 है टॉक्स अबाउट ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो किस केस में ट्रांसफ़र होगा और किस केस में ट्रांसमिशन होगा वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो बहुत इजी है। ट्रांसफ़र तो जैसे नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है, कोई आदमी खुद और अपनी मर्जी से शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर शेयर्स की ओनरशिप चेंज हो रही है, जो ओनर खुद कर रहा है और ख़ुद की मर्ज़ी से कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कहते हैं। और जो किसी लॉ या कानून की वजह से हो रहा है उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। चेंज ऑफ ओनरशिप बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी बाय सेल और अदर एग्रीमेंट इज ट्रांसफर if by operation of law or in case of death or adjudicated insolvent or lunatic by court, इस केस में ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। जो खुद की मर्जी से होता है वो ट्रांसफ़र होता है, बाकी सारे केस ट्रांसमिशन होते हैं। अब 2-3 और पॉइंट है इसमें इम्पॉर्टेंट। पहला पॉइंट इसमें यह है कि अगर कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही है उस केस में कंपनी को 2 महीने में शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देने हैं, अलॉट कर देने हैं। दूसरा है
अगर विद इन 2 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ अलॉटमेंट ट्रांसफ़र कर देना है, शेयर होल्डर्स को मिल जाने चाहिए उनको शेयर्स। अगर ट्रांसफ़र का केस है तो विद इन 1 मंथ में कंपनी को प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, ट्रांसफरी के नाम पे शेयर्स हो जाने चाहिए। और चौथा है, अगर डिबेंचर्स की बात है तो ये प्रोसेस 6 महीने में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम टाइम बताया गया है। तो क्या है, इनकॉर्पोरेशन के केस में 2 महीने, अलॉटमेंट के केस में भी 2 महीने, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के केस में 1 महीना, और अलॉटमेंट अगर डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं तो 6 महीने में। तो इन मैक्सिमम टाइम पीरियड को कंपनी को ट्रांसफ़र करके देना है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या है इस सेक्शन में। अब यहाँ पे एक केस बताया गया है इस कंपनी एक्ट में। अगर मान लो ए है, ठीक है, ए की डेथ हो गई, और कंपनी ने अभी ट्रांसफ़र किए नहीं है, प्रोसेस चल रहा है, और उसका बी उसका बेटा है। बी ने मतलब उसके नाम पे शेयर्स आए नहीं, उससे पहले ही किसी सी को बेच दिए शेयर्स, और मान लो ये हुई 1 अप्रैल को, उसके फादर की डेथ हुई 1 अप्रैल को, बी ने 15 अप्रैल को शेयर्स बेच दिए, और बी के नाम शेयर्स हुए 30 अप्रैल को। तो बी ने उसके नाम पे शेयर्स आए उससे पहले ही बेच दिए। तो ये ट्रांसफ़र लेजिटिमेट ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ? तो कंपनी इसके ये बताता है, कंपनी एक्ट ये कहता है कि ये जब उसके फादर की डेथ हो गई थी, असलियत में तो उसी टाइम ओनर कौन बन गया था? बी बन गया था। ये जो पूरा ये टाइम पीरियड है, ये तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने में लगा। बी उसका ओनर ए की डेथ होने के बाद ही बन गया था। तो ये ट्रांसफ़र लेजिटिमेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रांसफ़र वैलिड है। भले बी ने अपने नाम पे शेयर्स होने से पहले ही बेच दिए, तो वो बेच सकता था, वो ओनर तभी बन गया था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी, वो वैसे ही ओनर तभी बन गया था। वो तो उसके नाम पे शेयर्स होने में एक महीना लग गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड है। और मान लो कंपनी टाइमली ट्रांसफ़र नहीं करती या ट्रांसमिशन नहीं करती, तो उस केस में कंपनी को फ़ाइन होगा 25,000 से 5 लाख, और ऑफिसर को फ़ाइन होगा 10,000 से 1 लाख। ठीक है, इतना ही है इस सेक्शन में। सेक्शन नंबर 56 में पहला तो ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के बीच में डिफरेंस बताया गया है, और फिर बताया गया है कि जो है कंपनी को कितने टाइम में ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन कर देना है, ये बताया गया है। उसके 4 केसेस बताए थे। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे 2 महीने, अलॉटमेंट के टाइम पे भी 2 महीने, अगर ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें 1 मंथ, और अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के केस में 6 मंथ। ठीक है, इतना ही है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं। अब इसके आगे के सेक्शन हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। अभी तक 56 सेक्शन से, अब 57 से लेकर 72 करेंगे हम पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।